नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश का एक पेपर है जिसको आप जीएस 5 और 6 के रूप में देखते हैं, और उत्तर प्रदेश की कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ को आपको जानना मेरे हिसाब से बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि जीएस 5 और जीएस 6 दोनों का रोल आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा हो चुका है। दोनों 400 मार्क्स को रखते हैं। तो जीएस 6 का एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम फैक्ट्स को कहां से कलेक्ट करें, कहां से हम अपडेटेड फैक्ट्स को लाएं। तो वो सारी समस्या मैं आपकी यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, ताकि जितने भी आपके टॉपिक हैं, जितना भी उसका करंट का अपडेशन होगा, वो आपको मेरे द्वारा बेसिकली इसी चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। इसी कारण आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं खासकर उत्तर प्रदेश का एग्रीकल्चर का कुछ डेटा, जो कि अभी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा रिलीज भी हुआ है। मैं भी आपको पिक्चर दिखाऊंगा। अन्नदाता से यूपी का विधाता, तो एग्रीकल्चर को लेकर के बेसिकली कुछ जो डेटा यहां पर आपके साथ शेयर किए जाएंगे। क्या कदम उठा रही है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, तो चलिए आपके साथ डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे सेगमेंट को। तो आप सभी का भाई बहुत बहुत स्वागत है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को भाई बहुत बहुत राधे कृष्णा। चलिए आते हैं, इसकी जो भी पीडीएफ है वो आप सभी को आप जानते हैं कि मैं आपको बेसिकली टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूं। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो आपसे विनम्र निवेदन है अवश्य ज्वाइन कर लें। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बढ़िया फोटो मेरी बनी हुई है, बेबी मेरा आपको हाई भी कर रहा है, ठीक है ना, तो अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर बेसिकली कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं स्पेशली पहले आपको एक पिक्चर दिखाता हूं कि आखिर हमने बेसिकली इसका डेटा कहां से उठाया है। ये द हिंदू का आर्टिकल, एक हिंदू का जो न्यूज़पेपर है उसमें बेसिकली एक प्रॉपर एक पेज को यहाँ पर प्रिंट किया गया है अंग्रेजी भाषा में। तो मैंने इसको अंग्रेजी में तो रखा ही है, हिंदी भाषा में स्पेशली रख लिया है, क्योंकि हमारे जो हिंदी भाषी भाई बहन हैं उनके पास कैसे अपडेटेड मटेरियल चला जाए, वही चीज़ हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि अंग्रेजी में तो सुलभ बहुत आसानी से हो जाता है, हिंदी में नहीं सुलभ हो पाता, इसलिए हिंदी में भी मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, और किस प्रकार आप इसके ग्राफ को अपने आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर इस एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, तो देखिए एग्रीकल्चर को एक तो 3 प्रकार की समस्याएं स्पेशली आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक तो एग्रीकल्चर के पूर्व है ना, बिफोर एग्रीकल्चर देखें कि भाई किसान की क्या समस्याएं हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर के दौरान, ठीक है ना, जब एग्रीकल्चर हो रहा है तो उसके पास फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए। देखिए इस प्रकार के जब आप सेगमेंट में बांट लेते हैं तो आपको अपने क्वेश्चन को फ्रेम करने और अपने आंसर को फ्रेम करने में कंपैरेटिवली बहुत इजीनेस हो जाती है, और आप भी समझ पाते हैं कि गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप ले रही है, तो आप उसको उसी के हिसाब से संयोजित कर सकते हैं कि इसको हम एग्रीकल्चर पूर्व में रखेंगे, इस एग्रीकल्चर के दौरान में रखेंगे, और एग्रीकल्चर के पश्चात, ठीक है ना। किसानों की समस्या को भी इसी हिसाब से आप देखने का प्रयास कीजिए कि किसानों के पास क्या समस्याएं हैं। अगर मैं जैसे किसानों की समस्या को यहां पर देखूं तो आपको मालूम है जैसे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो जाता है, तो वित्तीय डिस्ट्रेस की कंडीशन इस समय रहती है, क्योंकि उनके पास पूंजी पर्याप्त नहीं होती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है, तो इंफ्रा प्रॉपर नहीं है, मतलब अवसंरचनात्मक जो कमी है वो आपको स्पेशली देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इकोनॉमी को देखें तो वो एग्री इकोनॉमी आपको यहां पर वीक दिखाई देती है। इसी को काउंटर करता है कहां पर, वित्तीय डिस्ट्रेस को काउंटर करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट्स दिए जाते हैं, यहां पर प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट्स दिए जाते हैं। क्या क्या फाइनेंशियल सपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, जैसे मैं यहीं पर इसको लिख देता हूं कुछ बेसिक पॉइंट्स को, ताकि आप इसको दिमाग में रख लीजिए। जैसे सरकार लोन वेवर कर रही है, ये सब अभी अभी अंदर आपको प्रॉपर मिलेगा, तो इस लिहाज से आप इसको देखिएगा, लोन वेवर भी कर रही है। इसके अलावा मैं बोलूं तो पीएम किसान योजना चल रही है, तो उसके अलावा भी उनको बेसिकली यहां पर दिया जाता है समय, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, तो उसके थ्रू भी बेसिकली इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने का प्रयास कर रही है ना।
हाँ ठीक है ओके। क्रॉप इंश्योरेंस की प्रोसेस दी जा रही है, क्रॉप इंश्योरेंस दे दिया जाता है। इसी प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड, इन सबको बेसिकली आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करने का प्रयास हो रहा है सरकार का। यहां पर हमने पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा, वैसे ही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के परिणाम स्वरूप यहां पर ये क्या कर रहे हैं, इरिगेशन का प्रॉपर नेटवर्क दे रहे हैं, प्रॉपर रोड की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। उसी प्रकार अगर हम देखें तो कैनाल नेटवर्क बन रही है, कैनाल्स के नेटवर्क को बनाया जा रहा है। इवन जो पानी की उपलब्धता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ना। एग्रीकल्चर इकोनॉमी यहाँ पर वीक होती है तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ एलाइड एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें हॉर्टिकल्चर जो है इस समय सबसे बड़ा ग्रोइंग फेज हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा, तो हॉर्टिकल्चर को आप यहाँ पर स्पेशली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले जाइए, जैसे आज आप ड्रोन्स को बेसिकली यूज कर रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को बना करके आप हायरिंग के ऊपर बेसिकली जो मशीन्स हैं उसको प्रोवाइड कराने का बेसिकली प्रयास कर रहे हैं, क्लस्टर बेस्ड एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारे मोड्स को बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो प्रमोट करने का बेसिकली प्रयास कर रही है। जैसे सोलर पंप्स को बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है, इसके लिए पीएम कुसुम योजना चल रही है ना, पीएम कुसुम योजना चल रही है। तो इस आधार पर आप एग्रीकल्चर के दौरान देख सकते हैं, इवन उर्वरक है तो इसके लिए बेसिकली डीबीटी की सब्सिडी बेसिकली प्रोवाइड की जा रही है। उर्वरक की उपस्थिति इनके पास प्रॉपर होनी चाहिए। केवल यही नहीं बल्कि आफ्टर एग्रीकल्चर देखें तो ई नैम जैसे उपकरण आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, आशा जैसी योजनाएं बेसिकली सरकार के द्वारा भी लागू की गई है ना। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी आई हुई है उत्तर प्रदेश की, है ना, तो एक्सपोर्ट पॉलिसी भी चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को भी उठा करके आप रख सकते हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन को आप उठा करके रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें एग्रीकल्चर के दौरान भी चल रही हैं। ई नैम को प्रमोट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट पॉलिसी को बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स को देख यहाँ पर स्पेशली एग्रीकल्चर जो हो रही है उसके आधार पर फिर हम वैल्यू एडिशन को प्रमोट कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन जैसे हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर, उसका नाम क्या होता है भाई, उसके लिए संपदा योजना भी चल रही है ना, संपदा योजना भी चल रही है बाकायदा। तो वैल्यू एडिशन करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारी चीजें जो हैं ये तीनों स्तरों पर बेसिकली वर्क करती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। अब जो पूरा जो हिंदू में एक्चुअल में आर्टिकल पब्लिश किया गया है, जो अभी आपने देखा है, उसमें सारा इसी के ऊपर आपको डेटा प्रोवाइड किया गया है। एक एग्रीकल्चर पूर्व क्या क्या प्रॉब्लम्स है और इसको काउंटर करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्ट कर रही है, उसने लोन वेवर किया है, उसने कितना कैनाल बनाया है। अब यही चीज आपसे मैं ये कहूंगा कि आप इस बार के जब बजट को देखेंगे तो बजट में भी आपको ये चीज बताई गई है कि हमारा जो प्रॉपर इरिगेशन का इलाका है वो लगभग 0.76 लाख हेक्टेयर इस बार बढ़ाया गया। 2.14 हुआ करता था, 2.76 लाख करोड़ हेक्टेयर इस समय हो चुका है। तो अब ऐसे डेटा को आपको थोड़ा सा इसी प्रकार से एडजस्ट करना होगा। एक बार एडजस्ट करके अपने नोट्स बना लीजिए, ये 2026 का जो पेपर होने वाला है मेंस का, वहां तक आपके लिए पूरी हेल्प करेंगे। तो मैं आपको कुछ डेटा दिखाने का प्रयास करता हूं, फिर आप इस चीज को समझेंगे। इसमें बेसिकली हमको ये चीज, अब देखिए कैसे ग्राफ को हम लोग बना लेते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हिंदी में भी इंग्लिश में भी है, देख लीजिए। एग्रीकल्चर ग्रोथ डबल हुई है 2017 से, तो 2017 को यहां पर लिख लीजिए 16-17, यहां पर 2025-26 लिख लीजिए। तो लगभग यहां पे 8.5% आपके पास लिखा है, यहां 18% लिखा है। तो आप इसको कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि ये 8% थी, इस समय ये 18% हो चुकी है। अगर उत्तर प्रदेश को देखिए तो 77% जो है अप्रॉक्स हमारा जो है ग्रामीण क्षेत्र ही बेसिकली आता है। और इस ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहां पर एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और एग्रीकल्चर में ही इस बार के अगर इकोनॉमिक सर्वे को अगर आप उठाएंगे तो इकोनॉमिक सर्वे में भी बेसिकली फोकस यही चीज किया गया है कि हमको ऐसे अनयूटिलाइज्ड जो सेक्टर है इसमें वैल्यू एडिशन को भी प्रमोट करना चाहिए और अपने जो एक्सपोर्ट बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो यहां पर आपको दिख रहा है 8.5 से 18% तक पहुंच गए। वहीं अगर हम ई गवर्नेंस की बात करें,
इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात करें, गुड गवर्नेंस का आपको एग्जांपल देना हो तो आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा, कहां गया, हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि 99,000 करोड़ हमने डीबीटी के माध्यम से बेसिकली उनको प्रदान किया है। और जब आपको स्पेशली बात करनी होगी कि कैसे टेक्नोलॉजी को हम आज अपग्रेड कर रहे हैं, तो यहां पर आप मेरे भाई ये भी लिख सकते हैं, लैब टू लैंड का प्रोग्राम हमारे यहां चल रहा है। उत्तर प्रदेश में लैब टू लैंड का प्रोग्राम चल रहा है। इसके तहत कृषि विज्ञान सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं उनको बेसिकली वहां पर रिसर्च को प्रमोट किया जा रहा है। तो वो सारा गेम यहां पर चल रहा है। अब यहां पर जितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उसके लिए फिर हम यहां पर मार्केट रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं। उसके लिए ई नैम भी आया है, एक्सपोर्ट पॉलिसी भी है, ये सारी चीजें भी हमारी चल रही हैं। तो यहां पर देखिए लैब टू लैंड का इनिशिएटिव चल रहा है। लगभग 23.5 लाख से ज्यादा किसान जो है वो उससे कनेक्टेड हुए पड़े हैं, 14,000 से ज्यादा, और ये चीज लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो ये तो एक छोटा सा मैंने आपको दिखाया। इसके बाद मैं सीधे आता हूं, मैं हिंदी में आपको दिखाता हूं थोड़ा सा, क्योंकि हिंदी वाले भाई हमारे देख लें, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। यहां पर पहली जो हेडिंग दी गई वो लिखा हुआ है कि किसानों को सशक्त बनाते हुए उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाना, विश्वास निर्माण और विश्वास को गति। पहले 2017 से पहले देखें तो एग्रीकल्चर पूर्व में इसको उठा करके रखिए तो बहुत गंभीर कर्ज हुआ करता था हमारे किसान भाइयों के ऊपर। सरकार ने इसको फाइनेंशियल सपोर्ट देना स्टार्ट किया। तो क्या करने का प्रयास किया, 86 लाख से ज्यादा किसानों के ऋणों को माफ किया गया। फसल बीमा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाएं, सब्सिडी, मुफ्त बिजली जैसी सुविधाएं भी प्रोवाइड की गई। किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 99,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों को डीबीटी के माध्यम से दिए गए। फसल बीमा योजना के तहत लगभग 5,000 करोड़ का मुआवजा। और ये मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत अगर गायों की आप देखभाल करते हैं तो आपको 50 रुपए प्रतिदिन सहायता दी जाती है। कभी उठा करके गाय और पशुओं को लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दिमाग में रखिएगा, क्योंकि उत्तर केवल एग्रीकल्चर ही नहीं, एग्रीकल्चर के साथ एलाइड एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा रहा है। तो उसमें पशुओं के रूप में गाय भी आती हैं, भैंस को भी रखेंगे, आप मछली को भी रखेंगे, मुर्गी पालन को भी रखेंगे। तो इसका एक अलग से सेक्टर उत्तर प्रदेश फोकस कर रही है। उत्तर प्रदेश में गोट सम्मेलन हो रहे हैं, बकरियों का सम्मेलन करवाया जा रहा है। तो अब आप यहां से समझ लीजिए कि सरकार पशुओं के ऊपर कितना फोकस कर रही है। इसके लिए गाय को पालन के लिए स्पेशली मुख्यमंत्री सहभागिता योजना भी चल रही है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट देना स्टार्ट किया गया है किसको, किसानों को, ताकि उनके पास पूंजी की उपलब्धता बढ़े और एग्रीकल्चर के दौरान वो अपनी एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई कर सके। तो यहां पर ऋण मोचन जैसी योजनाएं चालू की गई। यहां पे दिया गया है वेव, जो फार्म लोन है उसको वेवर किया गया है, फार्मर को सपोर्ट यहां पर किया जा रहा है। ठीक है, और इसको आप जो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को देखते हैं, इसको आप गुड गवर्नेंस पेपर 4 से भी जाकर के सीधे जोड़ सकते हैं। और जब ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो भी आप इसके एग्जाम्पल को उठा सकते हैं, अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलेगा। ठीक है, तो वित्तीय सहयोग कर रहे हैं और इसके साथ अवसंरचना का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि अवसंरचना की कमी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि वित्तीय कमी है उनके पास, अवसंरचना की कमी है। तो अवसंरचना को किस प्रकार से मजबूत कर रहे हैं, तो सोलर पंप हम स्थापित कर रहे हैं। इसका एक पर्यावरणीय लाभ तो है ही है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर भी है। सोलर पंप को बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं और कुसुम के तहत ये अपने ही खेत में सोलर पंप्स को स्थापित करेंगे। डीजल की बचत होगी, पर्यावरण का लाभ होगा। इसके साथ साथ जो सोलर पैनल बनेंगे उसके थ्रू वो ग्रिड को अपनी बिजली बेच करके भी वहां से पैसा कमा पाएंगे। तो एक अच्छी योजना है। इसके अलावा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन संगठित किए जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ही किसानों की वित्तीय स्थिति को मजबूत भी किया जा रहा है, उनके पास मैकेनाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है। आज जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है किसानों को, वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ही किया जा रहा है। इसके अलावा यही बेहतर मार्केट भी किसानों को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए इनका बहुत बड़ा रोल हो रहा है कहां पर, एग्रीकल्चर में। उसी प्रकार यहां पर ड्रोन सब्सिडी दी जा रही है, ड्रोन सब्सिडी दी जा रही है। तो देखिए मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ भी लेके जाया जा रहा है, ताकि एक बेहतर रोजगार भी बन सके एग्रीकल्चर सेक्टर में, और साथ ही क्या कहते हैं, लोगों की हेल्थ भी सही रहे, क्योंकि उर्वरकों को इस प्रकार से जब वो खुले में यूज करते हैं तो उनके बॉडी को भी हार्म होता है। और दूसरी तरफ जब हम ड्रोन्स का यूज करते हैं तो बट ऑब्वियस है कि ड्रोन के माध्यम से एक अच्छा सर्कुलेशन होता है और बेहतर रिजल्ट भी आते हैं। उसी प्रकार ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। महिलाओं को 60,000 महिलाओं को रोजगार हेतु
60 करोड़ लगभग पौधे भी उपलब्ध कराए गए हैं। तो ये थोड़ा सा डेटा है जिसको आप देख सकते हैं, स्पेशली कि एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए, वहां पर रोजगार को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या कर रही है, अवसंरचना को बनाने के लिए क्या कर रही है। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स को आप बहुत अच्छा आसानी से उठा सकते हैं, हमारा वैल्यू इनरिचमेंट हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा इसमें बताया गया है कि फार्मर वेलफेयर और डायरेक्ट बेनिफिट को किस प्रकार से मजबूत कर रहे हैं। देखिए, किसान के पास पूंजी नहीं होती है तो सरकार उसको लगातार पूंजी भी बेसिकली उपलब्ध कराने का प्रयास करती है, और पूंजी की जब उपलब्धता होगी तभी वो इनिशिएटिव ले पाएगा खेती के ऊपर। वही चीज इसमें यहां पर बताया गया है कि जैसे किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किए गए हैं, किसको, उत्तर प्रदेश के किसानों को। यहां पर आप देख सकते हैं लगभग 500 लाख उठा करके रख दीजिए, जब तक पेपर देने जाएंगे तब तक हो जाएगा। उसी प्रकार फसल ऋण प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फसल ऋण जो है वो प्राथमिक सेक्टर को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें फिर जो ब्याज है वो भी बहुत मार्जिनल लगाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखें, ठीक है, किसान पाठशालाओं का स्थापित किया जा रहा है। पहले भी अगर मेंस के पेपर को अगर आपने देखा हो तो फार्मर के ऊपर बेसिकली एक क्वेश्चन आया था जिसका नाम था मिलियन फार्मर्स स्कूल को लेकर के, वो क्वेश्चन आ भी चुका है। तो किसान पाठशालाओं का भी बेसिकली निर्माण कर रहे हैं ताकि इनको ट्रेन किया जा सके। तो 2 करोड़ फार्मर को ट्रेन किया गया है किसान पाठशाला के नाम पर। किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं, क्रॉप लोन्स बेसिकली यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा कोऑपरेटिव सेक्टर को प्रमोट कर रही है। ये कुछ मुझे थोड़ा सा चार्ट समझ में नहीं आ रहा, चार्ट को हटा दीजिए। ये वाला आप देखिएगा, इस पॉइंट को देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लगभग कोऑपरेटिव स्ट्रेंथ एंड क्रेडिट एक्सेस, मतलब जमींदारों और साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए जो ग्रामीण स्तर पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करती हैं, उसके थ्रू लोन्स की संख्या को बहुत हद तक बढ़ाया गया है। यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि लगभग 13.5 लाख करोड़ का क्रॉप लोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड अभी आपको मालूम है 500 लाख मैंने आपको बताया भी था। ठीक है ना, लगभग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। ये फार्मर एलाइड एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा है, फार्म पॉन्ड्स को बनाया जा रहा है, तालाब निर्माण को प्रमोट किया जा रहा है। इस तालाब निर्माण के द्वारा मछली पालन को प्रमोट करेंगे और इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर की तरफ ले जाने का बेसिकली प्रयास कर रहे हैं। किसी भी एग्रीकल्चर की जो बैकबोन होती है वो होती है उसकी सीड। हर बार सीड में जितना ज्यादा इनोवेशन होगा वो उतने ही इफेक्टिव होते हैं, उतना ही प्रोडक्टिव होते हैं। इसीलिए सरकार, आपको मालूम है कि सीड बैंक्स का भी निर्माण कर रही है। सीड को लेकर के एक प्रॉपर योजना भी आई है। लखनऊ में आई थिंक सीड पार्क भी डेवलप किए जा रहे हैं, है ना, ऐसे, ताकि एक बेहतर सीड की क्वालिटी को उत्तर प्रदेश में बेसिकली प्रमोट किया जा सके। इससे प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। उसी प्रकार आप देखें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बन रहा है, दैट इज हॉर्टिकल्चर और एक्सपोर्ट ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। मतलब हॉर्टिकल्चर को देखें तो 17 तक 21 लाख हेक्टेयर में हम खेती करते थे, अब ये हेक्टेयर का रकबा बढ़ा है, हॉर्टिकल्चर का रकबा बढ़ा है। ये बहुत बड़ी बात है हॉर्टिकल्चर को लेकर के। आज हॉर्टिकल्चर के ऊपर ही, उद्यान कृषि के ऊपर ही सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, फलों की कृषि को लेकर के सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और इसका एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ वैल्यू भी बहुत बड़ी है। हम गल्फ कंट्रीज को भी बेसिकली हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। उत्पादन देखिए, लगभग 4 लाख करोड़ हुआ करता था मीट्रिक टन, अब बढ़ करके हो गया है लगभग 6 करोड़ मीट्रिक टन हो गया है। बस केवल इतना ही, 3-6 दुगना हो गया, बस ऐसे याद कर सकते हैं। एग्जैक्ट फिगर भी याद करने की जरूरत नहीं है, 4 से या तो फिर 6 कर लीजिएगा, 4 से 6 कर लीजिए, क्योंकि 8-7 हो चुका है, पेपर देने जाएंगे तब तक 4 हो चुका होगा। ठीक है, निर्यात देखिए कितना बड़ा जंप है अपने आप में। देखिए 400 करोड़, मतलब 400% की ग्रोथ यहां पर कर ली है। 400 से हम सीधे 1600 करोड़ तक जा चुके हैं, 1700 करोड़ लिखा हुआ है। लगभग इतना बड़ा, मतलब कितना हो गया भाई, 4 गुने से ज्यादा हमने इसमें वृद्धि की है। माफी चाहेंगे, 4 गुने से ज्यादा हमने इसमें वृद्धि की है, 4 टाइम्स। किसानों की आय जो है वो लगभग 41,000 से 1,25,000 बढ़ गई। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसानों का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम ये दिखा सकते हैं कि केवल एग्रीकल्चर, अब ये पेपर 3 में भी आ जाए चाहे पेपर 5 में आ जाए, आप केस स्टडी के रूप में इसको उठा लीजिए, एक प्रॉपर क्या कहते हैं, एक वैल्यू के रूप में आप इसको उठाइए, तो आपको पता चलेगा, आप बता सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसकी केस स्टडी उत्तर प्रदेश में देखी गई है, जहां क्षेत्रफल 21 लाख से बढ़कर के 25 लाख हुआ, उत्पादन लगभग 4 करोड़ से 6 करोड़ हुआ, निर्यात
400 करोड़ से 1600 करोड़ हुआ, 4 गुना मान लीजिए 1800 कर दीजिए। किसान आय लगभग 40,000 से 1,25,000 हो गई। ये एक बहुत बढ़िया हमारी केस स्टडी के रूप में भी हमारा वर्क करेगी। और हॉर्टिकल्चर का जहां जहां इंपॉर्टेंस हो वहां रख लीजिए, जहां जहां क्या कहते हैं एग्रीकल्चर, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात है, वहां वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार यहां पर आपको एग्रीकल्चर ग्रोथ तो अभी मैंने आपको बताई कि 8 से 18% तक बेसिकली ग्रोथ हो चुकी है 16-17 से लेकर 2025-26। वैसे ही अगर आप जीएसडीपी के रूप में देखें तो इस सेक्टर का योगदान जो है यहां पर आप देख सकते हैं जीएसडीपी में लगभग 3% से लगभग 7% तक करीब जा रहा है। तो ये 3% है, ऐसे आप कर दीजिए, मतलब दुगने से ज्यादा हो रहा है जीएसडीपी के उत्तर प्रदेश में, इतना बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो दैट्स व्हाई दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसी प्रकार कृषि को विकास का इंजन बताया गया, ये चीज वही है कि 8.5 से ये 18% हो गया, जीएसडीपी 3 से लगभग 7 लाख करोड़ तक चली गई है, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पर आपको दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश जो है 76% भूमि हमारी कृषि योग्य है। तो क्यों एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है और क्यों हम प्राइमरी सेक्टर को बेसिकली फोकस करके एक अच्छी खासी ग्रोथ पोटेंशियल को ले सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास 76% जो है वो कृषि भूमि योग्य है, 86% क्षेत्र हमारा सिंचाई से कवरेज है। इस बार के बजट को भी मैंने पढ़ाया हुआ, आप उसमें भी जाकर के देखिए तो उसमें बताया गया कि अरेबल लैंड हमारी कितनी हो गई है। कनहर सिंचाई योजना से लेके मोहदा बांध सिंचाई योजना, नए नए सिंचाई योजनाओं को बेसिकली प्रमोट किया गया, उसके थ्रू भी सिंचाई के लेवल को हमने एक्सपेंड करने का प्रयास किया है। खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 21% का उत्तर प्रदेश योगदान करता है, जबकि कृषि योग्य भूमि केवल 11% है पूरे भारत की, फिर भी 21%। तो इतना हमारा ग्रोथ पोटेंशियल है, इतना हमारी क्या कहते हैं यहां का जो 9 आपको एग्रीकल्चर क्षेत्र देखने के लिए मिल रहे हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र जो एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन हमारे उत्तर प्रदेश में 9 देखने के लिए मिलते हैं, वो डिफरेंट पारिस्थितिकी के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको बेसिकली सस्टेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। 400 लाख टन हमने फल और सब्जियों का उत्पादन करके भारतवर्ष में हम प्रथम स्थान पर रहे हैं। तो आप देखिए कि केवल एक पेज से ही आप इतना डेटा उठा सकते हैं कि आप पूरे मेंस के किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने का मादा रखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग भी डेटा उठाते हैं, आप भी उठाइए। जैसे यूपी एग्रीज योजना है, तो आपको मालूम है कि बुंदेलखंड के 7 जिले और 21 जिले जो हैं हमारे पूर्वांचल के हैं। वर्ल्ड बैंक बेस्ड फंडेड बेसिकली ये योजना है, जिसके तहत किसानों को बेसिकली वर्ल्ड स्तर तक का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया जाएगा। और यहां पर जो खेती होगी वो क्लस्टर बेस्ड खेती होगी। देखिए क्लस्टर बेस्ड खेती वो होती है कि देखा जाता है कि वो सॉइल किस क्या कहते हैं उसको प्रमोट करती है, क्रॉप को प्रमोट करती है। केवल गेहूं चावल नहीं, बल्कि जो वैल्यू एडेड क्रॉप है, जैसे मूंगफली की क्रॉप हो गई, जैसे आपकी फूलों की क्रॉप हो गई, इस प्रकार से क्या कहते हैं वैल्यू एडिशन क्रॉप्स को देखा जाता है, उसकी खेती की जाती है, उसकी प्रॉपर पहले जांच की जाती है, फार्मर को ट्रेनिंग दी जाती है और उसके लिए एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड पैकेजिंग हाउस बनाए जाते हैं और एक्सपोर्ट कहां पर उसको करना है विश्व में, वो सारी संभावनाएं तलाशी जाती हैं। इसी कारण वर्ल्ड बैंक जो है बेसिकली इसको फोकस कर रहा है। यहां पर देख सकते हैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है दिस वन, कि इसमें हम बेनिफिट जो दे रहे हैं 10 लाख फार्मर्स को दे रहे हैं, जिसमें 30% जो हैं वो हमारी महिलाएं होंगी, ठीक है ना। 1 लाख फिशर फैमिलीज को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा है केवल एग्रीकल्चर नहीं, एलाइड एक्टिविटीज को भी हम टारगेट कर रहे हैं। 28 डिस्ट्रिक्ट हैं, पूर्वांचल के 21 है, बुंदेलखंड के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। देखिए क्रॉप क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, डिजिटल एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे और सप्लाई चेन इनिशिएटिव जो है उसको मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये सारी चीजें होंगी। ये वही लिखा है, फसल विविधीकरण होगा, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाएगा, जिसमें 30% महिलाओं को बेसिकली फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी। इसके अलावा देखिए थर्ड स्तर पर मैंने आपसे क्या कहा था कि जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसको बेचने के लिए भी एक प्रॉपर तंत्र चाहिए होता है। उस बेचने के लिए तंत्र, या तो आप बिचौलियों के चक्कर में फंस जाइए जो अभी तक हो रहा था, लेकिन अब ई नैम को भी हमने बेसिकली प्रमोट किया है। तो यहां पर आपको दिख रहा हो कि मंडी, यूपी मंडी भाव एक पूरा हमारा ऐप चल रहा है, जिसके तहत मोबाइल बेस्ड बेसिकली इनको प्राइस का फ्लक्चुएशन मालूम चलता रहता है, उसी हिसाब से ये किसान फिर अपने प्रोडक्ट्स को बेसिकली बेच सकता है। इससे पारदर्शिता भी आएगा और जो बिचौलियों की भूमिका है उसको कम किया जाएगा। मंडी जो है उनको मॉडर्न मंडी में कन्वर्ट किया जा रहा है। मॉडर्न मंडी का मतलब उसका डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है प्रॉपरली, ठीक है। यहां ई मंडी को प्रमोट कर रहे हैं।
स्मार्ट फैसिलिटीज दी जा रही हैं ताकि ये अपना प्रोडक्ट लेकर के पहुंचे। तो इसको ई पास दिया जाएगा, डिजिटल पेमेंट दे दी जाएगी, फार्मर कैंटीन सेंटीन्स बेसिकली ये सब निर्मित किए जा रहे हैं। तो इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। यूपी मंडी भवन मोबाइल ऐप से हमें वास्तविक मूल्य जानकारी प्राप्त हो रही है। मंडियों को आधुनिक बना करके कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। इसके अलावा सब्सिडी भी है, ई पास, डिजिटल भुगतान, किसान कैंटीन जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, यहां पर शुगर केन की एक बहुत अच्छी स्टडी भी दी गई है। शुगर केन में उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मतलब 1995 से लेकर 2017 तक जितना हम भुगतान नहीं कर सके शुगर केन फार्मर्स को, उतना 2017 से 25 में हमने बेसिकली किया है। ये चीज इसमें दिखाया गया है। केवल यही नहीं बल्कि इसका जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ाया गया है। लगभग 83 टन प्रति हेक्टेयर हमारी अब प्रोडक्टिविटी हो चुकी है। इसके अलावा आपको मालूम है 2018 की बायोफ्यूल पॉलिसी भी भारत सरकार की लागू है और 2022 की जैव ऊर्जा नीति भी आई हुई है उत्तर प्रदेश की, जिसके तहत हम एथेनॉल प्रोडक्शन को बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं, जैव ऊर्जा की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में उत्तर प्रदेश का एक ग्रोथ पोटेंशियल बेसिकली डेवलप हो सके। तो इस आधार पर भी क्या कहते हैं, शुगर केन जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो पूर्वांचल से लेकर के पूरा दल जो हमारा तराई बेल्ट है और इधर हमारा पश्चिमांचल का जो क्षेत्र है, यहां पर शुगर केन का कल्टीवेशन होता है। पश्चिमांचल में प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो समृद्धि रही है, हरित क्रांति का उनको प्रभाव भी मिला है। तो यहां पर वही चीज लिखी हुई है कि एथेनॉल प्रोडक्शन को अगर आप देखें तो हमारे यहां एथेनॉल प्रोडक्शन 2017 में लगभग 42 करोड़ लीटर हुआ करता था, आज लगभग 190 करोड़ लीटर को हम पार कर चुके हैं। 120 चीनी मिले हैं हमारे पास। इंटर क्रॉपिंग भी करते हैं, मतलब पहले कोई दूसरी फसल उगाते हैं, फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं गन्ने को उगाते हैं, तो फिर ये इंटरक्रॉपिंग भी हो जाती है। गन्ना और चीनी उत्पादन में यूपी लगभग 57% की हिस्सेदारी रख रहा है। ये चीज अब आप इसको देख लीजिए। 83 हेक्टेयर जो है टन प्रति हेक्टेयर हमारा प्रोडक्टिविटी इसमें हो चुकी है। और 2017 से 3.16 लाख करोड़ का भुगतान ये जो भी किया गया है ये डीबीटी के माध्यम से किया गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, जो कि 1995 से 2017 के बीच में देखें तो भी इतना हम नहीं कर पाए थे। ये चीज इसमें दिखाया गया। इरिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बहुत हद तक कामयाब बनाया, और इरिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इरिगेशन हमने 82 से 105 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाई है। उसी प्रकार कैनाल नेटवर्क को मजबूत किया गया है, पूर्वांचल में भी और पश्चिमांचल साइड में भी। अब एक तरफ हमारा अपर गंगा कैनाल नेटवर्क था, लोअर गंगा और मिडिल गंगा, अब हम मिडिल गंगा को भी बेसिकली डेवलप प्रॉपरली कर भी रहे हैं, है ना। लोअर गंगा वाला वो वाला पूरा नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है। इधर अगर आप पूर्वांचल में देखें तो कनहर सिंचाई योजना वो भी है, और इधर आप बुंदेलखंड में देखें तो मौदहा, इन सबको भी चर्चा की गई है इस बार के बजट में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ट्यूबवेल्स को बेसिकली रिवाइव किया गया है। तो सिंचाई जो है हमारी जो एग्रीकल्चर है वो एक्चुअल में कहते हैं मानसून का जुआ है, तो उसको धीरे धीरे कम करके सिंचाई के नेटवर्क को विस्तार किया जा रहा है। विदेशों के साथ भी इसमें कॉपरेशन को डेवलप किया जा रहा है। जैसे बुंदेलखंड में देखेंगे तो इजराइल जो है वो बेसिकली मदद कर रहा है, जिसके तहत हम स्प्रिंकलर और ड्रिप ऐसी सिंचाई योजनाओं को भी बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं। तो यहां पर दिख रहा होगा कि 52 लाख हेक्टेयर पोटेंशियल जो है वो क्रिएट किया गया है। 241 लाख फार्मर जो है इससे बेनिफिट हुए हैं। डेयरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। मैंने फिर कहा आपसे कि एलाइड सेक्टर को बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं। तो डेयरी प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य के रूप में आता है। यहां पर आप देख सकते हैं 16% की भागीदारी रखता है दूध के उत्पादन में, 16 से 17% की भागीदारी रखता है। नंद बाबा दुग्ध मिशन भी चल रहा है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना भी चल रही है। इसके अलावा जो महिलाओं के एनजीओज हैं उन सबको भी कुछ प्रमोट किया जा रहा है, जो खासकर दूध सेक्टर को बेसिकली प्रमोट करते हैं। जैसे बालिनी आपको देखने के लिए मिलेगा खासकर बुंदेलखंड में, तो उसको भी बेसिकली सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं सहभागिता योजना चल रही है, खासकर ये गायों को जो पालन वाली है। ठीक है ना। तो यहां पर आप पढ़ सकते हो कि सिंचाई और अवसंरचना में क्या क्रांति हो रही है और डेयरी में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश नेतृत्व अपना निभा रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा फूड प्रोडक्शन बताया गया है हमको कि अगर हम देखें तो 2016-17 में 557 लाख मीट्रिक टन हुआ करता था, है ना। डेयरी हैज इमर्ज एज अ की सप्लीमेंट्री इनकम फ्रॉम रूरल हाउस होल्ड। ये अच्छा एक रिकॉर्ड है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है देखिए 21% जो है वो पीछे डेटा लिखा हुआ है, 21% पूरे खाद्यान्न में पार्टिसिपेट करता है भारत के। ठीक है,
ऑयल सीड प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है, लगभग 192% बढ़ा है ऑयल सीड। देखिए भारत जो है खाद्य तेलों का सबसे बड़ा एक उपभोक्ता के रूप में भी आपको देखने को मिलता है, एक वन ऑफ द लार्जेस्ट हम इंपोर्टर हैं आपके ऑयल सीड को लेकर के। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑयल सीड मिशन, आपको मालूम है कि ऑयल पाम मिशन बेसिकली चालू भी किया गया था, जिसके तहत भारत में ही बेसिकली खाद्य तेलों को उपजाने की जो फसलें हैं उसको बढ़ाने की बात की गई थी। उसी को लेकर के बेसिकली ऑयल सीड प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब टारगेटेड जोन रहेंगे खासकर पेपर के लिए भी, ठीक है ना। बाकी तो जब आएगा तो वो हम लोग आपको बताते ही हैं, उसके लिए आप परेशान मत होइए, ठीक है। तो जो भी करंट का न्यूज़ रहेगा वो उसी तरीके से हम लोग आपके साथ यहाँ पर कवर भी कर देंगे। तो ये पूरा डेटा जो था ये बेसिकली आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। इस डेटा को मैं अपने टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। आपसे विनम्र निवेदन है आप जरूर उसमें इसको विजिट करके बेसिकली डाउनलोड करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जीएस पेपर 6 के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तो हमारा यूट्यूब का इनिशिएटिव है, आप सभी से भी एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे साथ मिल करके प्रॉपर इंटीग्रेटेड मैनर में तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं, जिसमें आप एक नाम यहां पर देख रहे हैं जिसका नाम है आरंभ बैच। तो ये आरंभ एक फाउंडेशन का बैच है जिसमें सिविल सर्विसेज डे के ऑफर पर अभी भी 50% का ऑफ चल रहा है। जितने भी हमारे कोर्सेज है सभी में 50% का ऑफ है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आप हमारे साथ मिल करके प्रॉपर फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करके जीएस 1 से लेकर के जीएस 6 तक और हिंदी प्लस ऐसे को मिलकर के तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस बैच में जुड़ सकते हैं। मैं आपके साथ यहां पर स्पेशली पूरे हिस्ट्री के मेंस के सेक्शन को डील करता हूं और साथ ही आपके पेपर 5 के पूरे सेक्शन को डील करता हूं, जिसमें मेरा सबसे बड़ा फोकस जो रहता है वो मैक्सिमम आंसर राइटिंग की तरफ रहता है कि कितने आंसर राइटिंग किया जाए, कैसे इंट्रोडक्शन बनाया जाए, कैसे कंक्लूजन बनाया जाए, कैसे उसमें डेटा को डाला जाए। जैसे यहां अपडेटेड डेटा है वैसे ही वहां पर भी आपको अपडेशन सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। किसी भी बैच को आपको लेना हो तो आप स्टडी IQ पर जा सकते हैं और डायरेक्टली वहां पर बैच को परचेस कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखाने का प्रयास करता हूं। यहां पर आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे गूगल पे जाना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे स्टडी IQ को टाइप करना है। जैसे स्टडी IQ को टाइप करेंगे यहाँ पे बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज आपको दिखाएगा, इसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद सीधे पॉपुलर कोर्सेज की तरफ आ जाइए, स्टेट PCS को क्लिक कर लीजिए, उत्तर प्रदेश को यहां पर क्लिक कीजिए और ये हमारा आरंभ बैच आपको दिख जाएगा। इसमें अभी भी 50% का ऑफ चल रहा है। बाय नाउ पे जाएंगे तो यहां पर बेसिकली आपसे एक कोड पूछेगा तो ये आपको 50% वहां पर रिड्यूस कर देगा। मेरा कोड है दैट इज साई लाइफ। आप इसको यूज कर सकते हैं और मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगी। किसी भी बैच को परचेस करते हैं तो आप किसी भी बैच की अगर आपको जानकारी भी प्राप्त करनी हो तो आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मुझसे यहाँ पर बातचीत भी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों आप हमारे साथ जुड़े रहिए इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के साथ। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सअप पे भी। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों हम सभी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। स्टडी IQ का भी मिशन यही है और यही हमारा भी मिशन है। इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।